हे गाइस, वेलकम टू रूरल एकेडमी। और आज ला रहा हूँ मैं आपके लिए यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए डेली करंट अफेयर्स। तो आज इसी क्रम में आज आपकी डेट है 23 जून। तो आज का यहाँ पे करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है। देखिए आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को वर्ष 2020 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है? चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत, लॉस एंजल्स हवाई अड्डा अमेरिका, फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डा जर्मनी। देखिए यहाँ पर आपका जो चांगी एयरपोर्ट है, लगातार इसे 8वीं बार इसे जो है लगातार इसे जो है सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में से चुना गया है। ठीक है, यानी इससे पहले 7 बार और ये रह चुका है, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का अवार्ड इसे मिल चुका है। देखिए जो ये आपका जो अवार्ड होता है, बर्ड एयरपोर्ट अवार्ड जो होता है, जो हवाई अड्डों पर यूजर्स होते हैं, यानी कि जहाँ के उपयोगकर्ता जो होते हैं हवाई अड्डों पर, जो लोग दैनिक उड़ाने वगैरह भरते हैं या फिर इंटरनेशनल उड़ाने वगैरह भरते हैं, तो उनके फीडबैक के आधार पर दिया जाता है। तो ये एक वैश्विक सर्वेक्षण होता है, यानी ग्लोबल सर्वे होती है। ग्लोबल सर्वे में लगभग यहाँ पर लगभग 550 एयरपोर्ट को इसमें शामिल किया गया था और उन 550 में इसे सर्वश्रेष्ठ के रूप में से चुना गया है। तो पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पे जो कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये भी आपके बेंगलोर का हवाई अड्डा है, यानी जो आपका बेंगलुरु है कर्नाटक का, तो वहाँ का हवाई अड्डा है बेंगलोर का ये। ठीक है, इसकी खास बात क्या है, ये जो हवाई अड्डा है इसे भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का अवार्ड मिला है। यानी भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा का अवार्ड जो है ये किसे दिया गया है? कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। यानी कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा तो है, इसके अलावा ये मध्य एशिया में भी सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा तो यार पहला ऑप्शन गया था, तो पहला ऑप्शन सही है, मैंने सेकंड वाला बता ही दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर युग्म सुमेलित करने हैं, समाचार में कुछ शब्द रहे हैं, उनका संबंध किससे है? देखिए यहाँ पर बताया गया एक स्पुरुलिना करके एक शब्द है, इसका यहाँ पे बताया गया एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया है, पुटकुली है, पारंपरिक टोडा पोशाक है, स्वस्थ वायु है, एक वेंटिलेटर मशीन है। अगर देखिए यहाँ पर बात करें जो स्पिरुलिना है यहाँ पर, ठीक है, तो ये ऐसा जीव है जो ताजे पानी में और खारे पानी में दोनों में ये बढ़ता है, और ये एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया है जो कि एकल कोशिका वाले रोगाणुओं का एक परिवार है, जिसे अक्सर नीले हरे शैवाल के रूप में जाना जाता है। और इसका उपयोग आपको पता होगा आहार पूरक या भोजन के रूप में भी किया जाता है। और इसे जो है जलीय कृषि, मछली घर, मुर्गी पालन उद्योगों में भोजन के पूरक के रूप में इसे जो है खिलाया भी जाता है जानवरों को। तो यहाँ पे स्पिरुलिना जो क्या है, एक प्रकार का एक साइनोबैक्टीरिया है। तो पहला वाला कथन तो बिल्कुल सही है। पुटकुली, देखिए पुटकुली की बात करें तो पुटकुली जो है टोडा जनजाति का एक पारंपरिक पोशाक है, यानी विशिष्ट प्रकार का शॉल है। यानी जो शॉल हम ओढ़ते हैं शॉल, तो उनका टोडा जनजाति का एक विशिष्ट प्रकार का शॉल है ये। ठीक है, और इस शॉल में जो कढ़ाई होती है उसे टोडा भाषा में, यानी इस शॉल में जो कढ़ाई होती है उसको टोडा भाषा में, यहाँ पर जो कढ़ाई होती है इसके ऊपर, यानी कि जो डिजाइन वगैरह बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? टोडा भाषा में पोहर कहते हैं। यानी पोहर के नाम से इसे जानते हैं कढ़ाई को। इसके ऊपर जो कढ़ाई की जाती है पोहर के कहा जाता है टोडा भाषा में। और यह कढ़ाई टोडा महिलाओं के द्वारा बनाई जाती है। इसमें जो है सफेद सूती कपड़े पर ज्यामितीय डिजाइनों में विशिष्ट लाल और काले नीले धागे यहाँ पे पिरोए जाते हैं इसमें। तो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन भी सही है। थर्ड है यहाँ पे स्वस्थ वायु। स्वस्थ वायु यहाँ पर आपका जो आपका CSIR है, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR यानी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, इसने कोविड-19 के जो है से संक्रमित रोगियों के इलाज के लिए एक नॉन जो है इनवेसिव BPAP यानी बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर जो बोला जाता है इनकी भाषा में, तो ये वेंटिलेटर इन्होंने विकसित किया है। इसको स्वस्थ वायु का नाम दिया है इन्होंने। ठीक है, और ये आपको पता होगा वेंटिलेटर का रोल क्या होता है। वेंटिलेटर का रोल ये होता है कि जो लोग यानी स्वतः प्राकृतिक रूप से सांस लेने में उन्हें दिक्कत होती है, तो उन्हें वेंटिलेटर के जरिए उन्हें सांस दिलवाई जाती है, ताकि उनकी जो आपका पेशी संकुचन है वो बना रहे। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन भी सही है, तीनों ही ऑप्शन सही है। तो आंसर है डी, 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 3 है यहाँ पर आज आपका, यहाँ पर बताना है MSME आपका जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, इसकी प्रस्तावित परिभाषा के संदर्भ में यहाँ बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के अंतर को समाप्त कर दिया गया है। सेकंड, कंपनी के टर्नओवर को एक नवीन मापदंड के रूप में जोड़ा गया है। थर्ड है MSME की 3 श्रेणियां सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को घटाकर 2 श्रेणियों सूक्ष्म एवं मध्यम में वर्गीकृत किया गया है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर पहले ऑप्शन की, देखिए अभी यहाँ पर हाल ही में MSME की नई परिभाषा, यहाँ पर नए मापदंड तैयार किए गए हैं। तो यहाँ पर अभी निर्माण और सेवा क्षेत्र के बीच के अंतर को समाप्त कर दिया गया है। निर्माण जो सेक्टर है आपका और सेवा क्षेत्र वाला सेक्टर है, यानी जो आपका द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर है, इनके बीच का जो अंतर था उसे समाप्त कर दिया गया है। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है।
इसके अलावा यहाँ पर जो कंपनी के टर्नओवर को एक नवीन मापदंड के रूप में जोड़ा गया है, यानी कि यहाँ पर जो निवेश की सीमा है, यानी कि निवेश की सीमा जो होती है इन्वेस्टमेंट की, उसमें कंपनी का टर्नओवर है, कंपनी कितना सालाना कमा रही है, सालाना उसका कितना रूटीन घूम रहा है, तो उसको एक नवीन मापदंड के रूप में इसमें शामिल किया गया है। सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है एमएसएमई की 3 श्रेणियों सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को घटाकर 2 श्रेणियों सूक्ष्म एवं मध्यम में वर्गीकृत किया गया है। देखिए एमएसएमई की अभी 3 श्रेणियां जो हैं तो ये अभी हैं वर्तमान में, यानी कि लेकिन नवीन परिभाषा के लिए अभी आवश्यक कानूनों में संशोधन अभी नहीं किया गया है इसमें अभी, तो यहाँ पर अभी 3 श्रेणियां, तीनों की 3 श्रेणियां विद्यमान है। ये कुछ चीजें चेंजेस की गई हैं, तो थर्ड वाला ऑप्शन गलत है, केवल पहला दूसरा कथन सही है, तो आंसर है ए। अब देखिए यहाँ पर आपको पता होगा जो माइक्रो है, सूक्ष्म सेक्टर है, इसके लिए इन्वेस्टमेंट जो है यानी निवेश वो है, यानी 1 करोड़ रुपए तक का निवेश यहाँ पे हो सकता है, 1 करोड़ तक का, ठीक है। और टर्नओवर के तौर पर यहाँ पर कितना 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर कंपनी रख सकती है, 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर यहाँ पर रख सकती है, 5 करोड़ से कम का रख सकती है। लघु उद्योग में यहाँ पर है 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर और 50 करोड़ का टर्नओवर, ठीक है। इसके अलावा जो मध्यम वाला है, मध्यम वाले में 20 करोड़ का आपका जो है यहाँ पर क्या है इन्वेस्टमेंट है, इसके अलावा 100 करोड़ रुपए का जो है टर्नओवर रखा गया है, यहाँ पे टर्नओवर रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा कथन सही है, तो आंसर है ए, केवल 1 और 2। प्रश्न नंबर 4 है यहाँ पर आज आपका, इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन के संदर्भ में यहाँ बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पे गलत कथन बताना है। पहला है इस तकनीक के तहत वायरस की प्रजनन क्षमता को नष्ट कर दिया जाता है। सेकंड, इस तकनीक का प्रयोग विश्व में पहली बार कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में किया जाएगा। थर्ड है इस वैक्सीन में विषाणुओं के मृत होने के कारण इसके मानव शरीर में प्रवेश होने से प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। अब देखिए पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है कि इस प्रक्रिया में पहले बड़ी संख्या में विषाणुओं का संवर्धन किया जाता है और फिर उनकी प्रजनन क्षमता जो होती है उनको नष्ट कर दिया जाता है, तो यहाँ पहला वाला कथन बिल्कुल सही है यहाँ पर। सेकंड है यहाँ पर कि इस तकनीक का प्रयोग विश्व में पहली बार कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में किया गया। देखिए ये सेकंड वाला कथन गलत है, इससे पहले भी पोलियो और रेबीज के लिए इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का निर्माण किया गया था, ठीक है। इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन तैयार की गई थी पोलियो और रेबीज के लिए, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड है यहाँ पर कहा गया है कि इस वैक्सीन में विषाणुओं के मृत होने के कारण इसके मानव शरीर में प्रवेश होने से प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी गलत है। इस वैक्सीन के मानव शरीर में जब इसको प्रवेश करवाया जाता है तो जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, एंटीबॉडीज का उत्सर्जन करता है यहाँ पर, तो यहाँ पर दूसरा तीसरा कथन गलत है। पूछा ये गया है कौन से सही नहीं है, तो दूसरा तीसरा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन है बी, केवल 2 और 3। प्रश्न नंबर 5 है त्रिमेरे सुरूस सालाजार, त्रिमेरु सुरूस सालाजार, इसके संदर्भ में बताना है क्या कौन सा कथन सही है। देखिए ये यहाँ पे कहा गया है पहला ऑप्शन, ये पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई सांपों की एक नई प्रजाति है। सेकंड, इसका वैज्ञानिक नाम त्रिमेरु सुरूस सालाजार या सालाजार स्लीथेरिन, ठीक है, के नाम से प्रेरित है। थर्ड है यहाँ पर सालाजार स्लीथेरिन का उल्लेख जेके रोलिंग, यानी जेके रोलिंग का नाम सुना होगा, काफी फेमस रहे, ये राइटर हैं हैरी पॉटर सीरीज के। हैरी पॉटर आपने बचपन में देखी होगी शायद, ठीक है, तो हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका हैं ये, ठीक है, जेके रोलिंग। तो इनके लेखन पर आधारित एक मूवी है हैरी पॉटर मूवी सीरीज, इसमें किया गया है सालाजार स्लीथेरिन सांप का जिक्र, ठीक है, नाम का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। तो अभी देखिए भारत के अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई एक नई प्रजाति है त्रिमेरे सुरूसस सालाजार, ठीक है, एक नई प्रजाति है और यह एक प्रकार का ग्रीन पिट वाइपर है, ठीक है, जो ट्राइमेरा सुरस लेस्पेडे वर्ग से संबंधित है, तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही है। सेकंड है इसका देखिए वैज्ञानिक नाम जो है, जो आपका त्रिमेरे सुरूसस का वैज्ञानिक नाम जो है ये सालाजार स्लीथेरिन है, ठीक है, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन भी सही है। और देखिए सालाजार स्लीथेरिन जो है ये जेके रोलिंग की एक काल्पनिक हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डी, ठीक है, इसके सह संस्थापक थे, जैसे हैरी पॉटर मूवी सीरीज के माध्यम से दुनिया के सामने प्रसिद्ध किया गया, तो इसमें इसका शब्द का इस्तेमाल किया गया था, तो तीसरा वाला कथन भी सही है। तो यहाँ पर तीनों ही कथन सही है, तो आंसर है डी, यानी 1, 2 और 3। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए आज के वीडियो को आप लोग लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।